हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर सईद नकवी साहब की खिदमत में हम हैं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, जिसको आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो मिडिल ईस्ट की सियासत के एक अहम सतून के बारे में आपको बहुत बेहतर समझ में आने लगेगा। इस प्रोग्राम के आखिर तक आपको कुछ वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं देना चाहता, और ना ही वो हकीकतें बताना चाहता कि मिडिल ईस्ट की या वेस्ट एशिया की सियासत की हकीकत क्या है और उसकी धुरी कहां है। उस धुरी के बारे में आज बहुत ही अहम बातचीत होने वाली है। बातचीत इस पे होगी कि इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुए 28वें दिन, कल यानी 2 दिन पहले फ्राइडे को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने एक तकरीर की, जिसको लाखों लोगों ने न सिर्फ बैरूत में, न सिर्फ लेबनान में, बल्कि बगदाद में, तेहरान में और बहुत से शहरों में भीड़ ने, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बड़े स्क्रीन पर वो तकरीर सुनी। और तकरीर देने वाले का यह मालूम नहीं है कि वो किस जगह बैठा है, हसन नसरुल्लाह। उस तकरीर में क्या कुछ था, क्या उसके मानी है, जंग किस तरफ जाएगी, ये सारे इशारे उसमें जरूर सामने आए हैं। इस पर मैं बात कर रहा हूं सईद नकवी साहब से। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आपने दुनिया की सियासत को, दुनिया में कई जंगों को कवर किया है। इस जंग में 28वें दिन हसन नसरुल्लाह की यह तकरीर क्या मानी रखती है? क्या कुछ है जो आप समझे, क्या कुछ है, इसके असरात क्या होंगे? काज़मी साहब, आप बहुत ही कुछ मामलों में बहुत मोहतात हैं, और लेकिन मैं ये खुल के कह दूं आपसे कि आपने अभी शिकायत की कि वेस्टर्न मीडिया इस तरह से पोर्ट्रे करता। भाई, वेस्टर्न मीडिया का एजेंडा है, वो एक जिस तरह से चाहता है। आपका मीडिया क्या करता है? आप किस तरफ है? यानी मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। इस पूरे हम लोग कहाँ हैं मीडिया में और क्यों नहीं है ये और इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये तमाम मुश्किलों के बावजूद, यानी आपसे ज्यादा मैं तमाम चैनल ढूंढता रहता हूँ, आपसे ज्यादा खासकर वेस्ट एशिया के मामले में आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट नहीं करता, और अप टू द पॉइंट और अप टू डेट देता नहीं है। इसलिए मैं आपके सामीन के सामने आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी जो कवरेज है वो मेरे ख्याल में लासानी है। और इसके बावजूद कि यहाँ से कोई आपके पास इनपुट होता, और अल्लाह ने चाहा तो आप ही के इस प्रोग्राम के लिए कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे। एक ख्वाब हम लोग देख सकते हैं जो कि दुनिया में तमाम जगहों पे हों, और अगर अभी नहीं, उसके लिए पैसा नहीं है, और ये कि उसके लिए जरा सा इक्तिसादी सूरत है, तो हम भीख मांगेंगे, हम लोगों से जाके कहेंगे कि भाई दो, ताकि हम तुम्हारी सर्विस कर सके। क्योंकि हमारे कुछ पनाही के लिए कोई बड़ा साहूकार नहीं है, कोई टाटा बिरला अंबानी अडानी कुछ नहीं है। अकेले एक शौक है कि भाई हम जर्नलिज्म वो करना चाहते हैं जो कि ईमानदार है, जो कि कोई गैर जानिबदाराना है। तो इसलिए पहले तो ये मैं तमहीद मैंने आपकी तारीफ कर दी। तकरीर जो आप हमारे लिए ये बहुत बड़ी सनद है कि आप जिन्होंने एक जमाने में पूरी दुनिया से रिपोर्टिंग की है और पूरी दुनिया को बिल्कुल नजदीक से देखा है, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में ऐसा कह रहे हैं, हम उसका बहुत एहतराम भी करते हैं। और हमारे अंदर कोई गुरूर ना पैदा हो जाए, हम मुसलसल काम करते रहें और सच्चाई लोगों तक बताते रहें। हर तरफ से क्या खबरें आ रही हैं वो हम पहुंचा रहे हैं, और उसे काफी लोग पसंद कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। रही ये जो हसन नसरुल्लाह, अब अजीब शख्सियत, एक अजीब ठप्पा है हसन नसरुल्लाह का,
आप चाहे उनके खिलाफ हों, चाहे आप उनके हक में हों, आप उनको, वो बहुत लार्जर देन लाइफ फिगर वेस्ट एशिया की इस वक्त अगर पब्लिक ओपिनियन कहीं गेज की जाए अरब दुनिया में, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। अब ये बात सुन के जो वो शेखडम्स हैं वो हिल जाती हैं, वो कांप जाती है कि भाई ये कैसे। इसीलिए डेमोक्रेसी से वो लोग जरा सा डरते हैं। अब धीरे 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 उनके यहाँ भी तब्दीलियां आ रही हैं। तो हसन नसरुल्लाह की स्पीच में एक तो साहब उसने जितने लोग मरे हैं उन सबको एक तरफ तो हमदर्दी, बेपनाह हमदर्दी का एहसास, और दूसरी तरफ मुबारकबाद। यानी ये मैंने नहीं देखा था अभी तक कि हम उन खानदानों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने शहादत हासिल की। ये शहादत का जो पहलू है, ये इसको समझना, ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर है नहीं। वेस्टर्न कल्चर ने जाके ये जेनोसाइड किया। मसलन अमेरिका कैसे बसा, तो वहां की जो नेटिव पॉपुलेशन थी उनको बाकायदा गोलियों से मार मार के, जहर दे के, बीमारियां फैला के उनको खत्म कर दिया गया। यही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कम हुआ न्यूजीलैंड में। बहरहाल, तो ये जो एक शहादत है, अच्छा शहादत दो तरीके से। एक तो शहादत को बहुत बुरा नाम दिया गया जब वाकई में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा था हम जिहाद कर रहे हैं, और वो तो जरा कंफ्यूजन पैदा हुआ कि भाई ये शहादत ये कैसी है। एक शहादत वो है जिसमें वो लोग कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि वाकया करबला का वाकया है। करबला एक जंग ऐसी हुई थी जो कि 680 में फुरात के किनारे, जहां पे नकवी साहब मैं बीच में एक बात बताऊं। मेरी कल बांग्लादेश में एक किसी से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि वहां का एक चैनल है ATN चैनल, शायद आप भी जानते होंगे। उस चैनल ने बाकायदा गाजा में जो कुछ हो रहा है उसका मुवाजना करबला से किया है, ये कहते हुए कि गाजा में पानी जो बंद किया गया, खाना जो बंद किया गया, ये करबला जैसी जंग बनती जा रही है। बिल्कुल यही हुआ था वहां भाई। 3-4 दिन के लिए खाना पानी सब बंद हो गया था, और लोग जानते थे कि भाई 72 लोग लेके हुसैन आए थे करबला में, जानते थे कि ये लाखों फौजों के सामने हम जंग में, यानी मानवी हम जाहिर है हम शहादत देने आए, लेकिन हम ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था कि, बल्कि इसका जोश मलियावानी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। कोई कह दे ये हुकूमत के निगहबानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि जो यजीद और इमाम हुसैन के बीच में जो मामला था, उसमें बाकायदा इमाम हुसैन ने ये कहा था, जो किताबों में है, उलमा बताते हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बेअत नहीं करेगा। तकरीबन वही मुझ जैसा और तुझ जैसा एक आइडियोलॉजिकल। अब मैं चलना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने जो बातें की हैं इस तकरीर में, उसमें सबसे अहम बात वो है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो है बात उसमें। वो क्या थी, उसने खुद ही कहते कहते उसने एक बार जुमला, एक फिक्रा है कि ये कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्युइटी है यहाँ जो मैं कह रहा हूं। बाकी तो मैं खुल के सब बयान करता हूं। कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्युइटी क्या है? कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्युइटी ये है कि अगर वेस्टर्न पावर्स और इस्राएल पीस चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ये वाइडर जंग हो, तो आप फौरन हमास के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकिए। यानी अगर आपकी ये मंशा है, आप ये चाहते हैं कि एक वाइडर जंग ना हो, तो आप इसे रोकिए। वो ये नहीं कह रहा इसे रोकिए तो शांति स्थापित हो जाएगी, ये नहीं कह रहा कि अगर आप ये चाहते हैं तो इस जंग को रोकिए। अच्छा था,
अगर आपने ये जंग नहीं रोकी तो उसने क्या बात कही, एवरीथिंग इज, ऑल द ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। यही फिक्रा उसका है कि फिर हर ऑप्शन, यानी फिर हूथीज भी आएंगे, फिर जितने भी ये मिलिशियाज हैं इराक में और सीरिया में और लेबनान में और खुद इनके अंदर वो आएंगे तो सब शामिल होंगे। तो इसका, और इस जंग से फिर ये जंग बहुत ही कहाँ जाएगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लिहाजा उससे, लेकिन अब देखिए एम्बिग्यूटी क्या है, अगर तुम मान गए सीज फायर तो तुम 2 कदम नीचे आ गए, क्योंकि अभी तक तो तुम ये कह रहे हो कि जब तक ये सब 260 लोग वापस नहीं होंगे ये जंग जारी रहेगी। ये तो तुम तो ये कह रहे हो ना, लेकिन तुमने देखो रोकी, हमने कहा तुमने रोका। तो एक तो ये पहलू है कि रोके कि न निगला जाए ना उगला जाए। अच्छा, अगर नहीं रोकते हो तो फिर सब ऑप्शंस टेबल पे है, यानी ये कि वाइडर जंग हो सकती है। वो ये नहीं कहता कि होगी, तो हो सकती है। तो अच्छा नकवी साहब यहाँ रुक करके मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अब से कुछ वर्षों पहले तक अमेरिका के प्रेसिडेंट ईरान को धमकी देते हुए हमेशा कहते थे कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन टेबल। अब उन्होंने वो कहना बंद कर दिया है। अब ये ताकत का बैलेंस इस तरफ इतना आया कि ईरान तो एक हुकूमत है, एक मुल्क है, यहां एक नॉन स्टेट एक्टर बकौल वेस्टर्न हुकूमतों के हिजबुल्ला ये हिम्मत कर रहा है कि ऑल ऑप्शंस आर ओपन। इसके क्या मानी है स्ट्रेटेजी के? इसके मानी ये है कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बदल चुके हैं। देखिए, ये खबरें हमारे पास तो जो तस्वीरें आई वो ये आई कि जिससे कि बड़ी इबरतनाक, हौलनाक, जिनसे कि रातों की हम लोगों की नींदें उड़ गई भाई। जिस तरह से बच्चे निकाले गए हैं, औरतें बेसरो सामानी की हालत में हैं, वो बहुत ही भयानक। ऐसी तस्वीरें न दिखाए खुदा करे कभी। लेकिन जो खबरें नहीं आई वो दूसरे फ्रंट की थी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इजरायली सोसाइटी के अंदर, अब ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको उन लोगों से मैंने बातें की हैं जो कि उस तरफ हैं, वहां पे कमांडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, लेबनीज लीडरशिप और ईरानियन लीडरशिप से कह रहे भाई अभी हम तैयार नहीं है, ये फ्रंट न खोलना, एक तरफ ये हो रहा है, उसकी कोई खबर कहीं नहीं। अच्छा, पहली दफा जो कि ये आदमी ये कहता था, कोई भी जरा सा भी वहां कुछ झगड़ा हुआ कि ये ईरान का इसमें हाथ है, पहली दफा बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि मैं ये कह रहा हूं साफ साफ कि ये 7 अक्टूबर को जो हुआ उसमें मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि इसमें ईरान का हाथ था। जी बिल्कुल नई चीज है, रेवोल्यूशनरी चीज है। और इस बात को बार बार नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में रिपीट किया कि आप लोग कह देते हैं जल्दी से कि इसमें हिजबुल्लाह भी है, और इसलिए कि आप क्रेडिट छीनना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने ये किया। कि अजीब और गरीब, ये इन्होंने पहली दफा एक सीक्रेसी जिसे कहते हैं वो ऐसी रखी कि मुझे नहीं मालूम था, और ऐसी सीक्रेसी रखी कि वो क्या नाम, अल-क़स्साम ब्रिगेड के अंदर भी जो कोर ग्रुप था सिर्फ उसको मालूम था क्या होने वाला है। यानी बाकी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को ये बात जो तय हो रही थी, तो इन्होंने अब की बहुत ही प्रोफेशनल खामोशी के साथ और वो इसको आया नहीं होने दिया, लीकेज। अरे भाई कहाँ की खबर लीक नहीं हो जाती है आजकल, ये खुद कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। और अब उसकी तस्दीक नेतन्याहू साहब कर रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब यह है
कि रेजिस्टेंस हमास का इतना मजबूत है कि वो कर सकता है जो कि 7 अक्टूबर को हुआ। एक तो ये, दूसरे ये है कि हसन नसरुल्लाह इशारा क्या दे रहे हैं। वो दो तरह, वो इस वक्त जो इमेज बनी हुई है हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह को ईरान भी इनको एक्सपर्ट समझता है अपने इसके इस्राएल के लिए, और ईरान के साथ तमाम ममालिक, यानी जिस तरह से मुंतजिर थे दुनिया कि साहब ये क्या कहने वाले हैं। आपने कहीं दुनिया में देखा है कि एक आदमी किसी खुफिया जगह से तकरीर कर रहा है और वो 4, 5, 6, 7, 8 ममालिक में मैदानों में लोग बैठे हुए बड़ी बड़ी स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं? कहीं मैंने तो साहब ये इस किस्म का कैरिज्मा जिसे कहते हैं कैरिज्मेटिक लीडर, वो तो मैंने नहीं देखा भाई। अगर किसी ने देखा हो आपके सामईन में से मुझे बता दे, मैंने नहीं देखा। अब वो कह क्या रहा है मैं आपको बताऊं। वो कह रहा है कि देखो, हम नहीं चाहते कि हम एक, अब मौका वो है कि हम जंग में उड़ता जाएं, कुछ मारकाट हो, जरा जीत जाएं, सीजफायर हो, तो मालूम है हिजबुल्लाह ने अपना रोल पूरा कर दिया। ये हुआ टैक्टिकल इंटरवेंशन। हम टैक्टिकल इंटरवेंशन, हाल आए रही बात उनके साथ लड़ने की, तो 7 को ये शुरू हुआ, 8 से हम लोग भी जंग में थे। इस फ्रंट की आपको खबर है ही नहीं। उसने कहा अपनी तकरीर में 8 तारीख से हमारे तक इनसे नोक झोंक हो रही है, लेकिन नोक झोंक हो रही है, वो उधर से बमबारी कर रहे हैं, हम इधर से कर रहे हैं। टैक्टिकल है। खेल क्या है? खेल ये है कि अगर हम आएंगे तो स्ट्रेटेजिक, यानी उस इलाके का जोग्राफिया अब की हम बदलने की कोशिश करेंगे। और उसने कहा ये आपके जो फ्लोटिला यहां खड़े हुए हैं ये कुछ काम ना आएंगे। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस काम आई 7 तारीख को? नहीं आई। और ये फ्लोटिला तो काज़मी साहब आपको याद नहीं, हम तो बांग्लादेश वॉर के जमाने में हमें तो वो बाकायदा वेब बेल्ट और ग्रीन और ये बेरे वो सब पहन के हम गए थे। हालांकि बांग्लादेश से हम हटा लिए गए, हमें भेजा गया छम सेक्टर। क्यों? इसलिए कि बांग्लादेश में उन दिनों में हमको लोग समझे कि हम पंजाबी हैं और वहां बंगाली हमको मार देंगे। ये कुछ वहां की फजा उस वक्त ऐसी थी, तो हमको भेजा गया छम सेक्टर। अच्छा था, हम वहां पहुंचे। जंग जो हो रही थी, यानी उसमें इन लोगों की जो जंग हो रही है, ये अगर स्ट्रेटेजिक हो गई तब फिर जितने भी एलिमेंट्स मैंने नाम लिए हैं उसमें हुतीज भी होंगे, हिजबुल्लाह भी होगा, कौन कौन होगा। फिर उस जंग का मैं तस्करा जो कर रहा था, जो मैंने कवर की, आपको याद होगा कि 6th फ्लीट आके खड़ी कर दी गई थी। अमेरिकन 6th फ्लीट, क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ एक बाकायदा मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत उन्होंने मदद की, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। फ्लीट आ गई थी, लेकिन 6th फ्लीट किसिंजर साहब के हुक्म पे क्या हुआ कि बांग्लादेश रुक गया। हालांकि उस वक्त उनको डर ये था कहीं ये जंग और आगे वेस्ट पाकिस्तान को भी ये लपेट में न ले ले, तभी हो जाएगा कि हमारे सिग्नल हमको जो वो। अच्छा नकवी साहब, हम जो बात कर रहे थे हसन नसरुल्लाह की तकरीर की, मैं बीच में थोड़ा सा 1-2 चीजें जो आपने अब तक बयान की हैं, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब 2 दिन पहले ही इनकी तकरीर से हिजबुल्लाह के एक और जिम्मेदार ने, जिनका नाम सैयद हाशिम सैफुद्दीन है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि इजरायली फौजी जो लेबनान बॉर्डर के नजदीक हैं वो ऑडियो मैसेजेस भेज रहे हैं हसन नसरुल्लाह को
कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर जंग हुई तो हम आपके साथ हैं। एक और मैं आपको याद दिलाता हूं सर, 2005 में रफीक हरीरी का असैसिनेशन हुआ था। रफीक हरीरी के असैसिनेशन में ये क्या हुआ था, वो एक कैनवॉय था जिस पर बमबारी हुई और उस पर उनका कत्ल हुआ। उसके फौरन बाद इजराइल ने इसका इल्जाम हिजबुल्लाह पर लगाना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों बाद, मुझे याद है, आपको भी जरूर याद होगा, हसन नसरुल्लाह ने बेरूत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो दिखाई कि इजरायली जहाज उस पर बमबारी कर रहे हैं, और वो वीडियो इजराइल के अंदर से हासिल की गई थी इंटेलिजेंस के कुछ खुफिया लोगों के कॉन्टैक्ट्स के जरिए, जिसको बेरूत में दिखाया गया था मीडिया को। तो इनके इतने ताल्लुकात, कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये तो खुली बात जो आई थी सामने। और अब जो एक खास बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जो जिस पे मैं सवाल कर रहा हूं, वो ये कि इस तकरीर में हसन नसरुल्लाह ने ये बात बताई कि लेबनान बॉर्डर के नजदीक कितनी बड़ी तादाद में फौज यहां पर डिप्लॉय की गई है। तो क्या वो जो स्ट्रेटेजिक जंग की बात आप कह रहे हैं, वो इतनी बड़ी इजरायली फौज को यहां बिजी रखो छुटपुट घटनाओं में, और ताकि गजा पर प्रेशर कम रहे, आपको क्या लगता है, क्या वही है ना? ये और बड़ी चीज है, ये ज्योग्राफिया बदलने की बात हो रही है। ये पॉलिटिक्स पूरी, यानी फर्ज कीजिए कि ये पीस प्लान यहां तक जाए। अभी तक तो लोग 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, ये और आगे आगे चलेगा। फर्ज करिए कि साहब 2006 का इलेक्शन हमास जीता था, हमास 2006 का इलेक्शन जीता था। अमेरिका ने सबने कह दिया कि नहीं, ये हम नहीं मानते, और आपने महमूद अब्बास को अपना एक फेवर्ड पैलेस्टीनियन बना के वहां रखा हुआ है। क्योंकि वो आपका फेवर्ड पैलेस्टीनियन है, लिहाजा उसके नीचे से जमीन सरक चुकी है। अब उसके साथ कोई फलस्तीनी है नहीं, मेरे ख्याल में बाहर निकले तो मुश्किल हो जाएगी। एम्बेसीज कुछ हैं लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। तो इस किस्म की तजवीजें आ रही हैं कि भाई अब ये सब खेल खत्म कीजिए, एक यूनिफाइड पैलेस्टीनियन फोर्स हो, जो कि जीत के जो आए हैं उनको आप रिकग्नाइज कीजिए। कि ये आप उनको टेररिस्ट कह देते हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि वो इलेक्शन जीते और आपने उनको टेररिस्ट कह दिया। तो इस किस्म की बातें, और ये कि इजराइल के साथ फलस्तीनी किस तरह से रहें, इजराइल के क्या, यानी कुछ ऐसी चीजें कि बिल्कुल स्ट्रक्चरल सिचुएशन उस इलाके की बिल्कुल तब्दील हो जाए, ये हुई स्ट्रेटेजिक बात। यानी अब उसके आगे इशारतन मैं न कहूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्विटी जो उसने कही है वो यही है कि हम क्या करना चाहें, क्या कर सकते हैं ये। और महज इसमें हिजबुल्लाह नहीं है, उसमें बहुत सी फोर्सेस है। और अभी तक फिर इन्होंने खेल क्या शुरू किया कि साहब ये तो आखिर में ये सब जितने भी शिया इलाके हैं, शिया फोर्सेस, और सुन्नी उनसे डर जाएंगे। तो आपने क्या शुरू किया है, अब जाके जितने मतलब शेखडम्स, अभी हाल ही में चीन ने सऊदी अरेबिया को और ईरान को करीब लाने में कामयाब हुआ है। अब आप पहुंच जाए सऊदी अरेबिया के पास कि भाई देखो, तुम अभी तो खैर उनके दोस्त बने हुए हो, लेकिन एक दिन ऐसा आ सकता है कि तुम्हें ये इस इमदाद की जरूरत, ये हम तुम्हें अभी से दे रहे हैं। ये गोया यानी अभी से उन ममालिक को अभी से मिलिट्री मदद देना शुरू कर दी है, ताकि ऐन वक्त पे वो फिर काम आए। तो ये बहुत से खेल हो रहे हैं। अच्छा नकवी साहब, वक्त हमारे पास खत्म होने जा रहा है, इसमें मैं आखिरी एक सवाल करना चाहता हूं। 2 दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की और कतर का दौरा करके कहा कि एक सीज फायर पर बात हो रही है जिसमें सिविलियंस को छोड़े जाने के इम्कान हैं,
फिलिस्तीनी खवातीन जो कैदी हैं उनके छोड़े जाने के इम्कान है। ईरान और कतर क्लोजली उस पर काम कर रहे हैं। अब नकवी साहब ये बताइए कि अब उसके बाद ये जो आए हैं अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल और जॉर्डन का दौरा किया है, जॉर्डन में फॉरेन मिनिस्टर्स जो उन शेखडम्स के नुमाइंदे हैं जो अवामी हुकूमतें नहीं हैं, उनको क्या कुछ समझा करके गए होंगे कि किस तरह से इज्जत बचे, आखिर क्या करें, वो कैसे मामला निपटे? देखिए, पब्लिक ओपिनियन इस कदर ज्यादा गुस्से में है इजराइल के खिलाफ, पब्लिक ओपिनियन, यहां तक कि क्वीन रानिया जो जॉर्डन की मलिका हैं, उनका इंटरव्यू लोगों को देखना चाहिए क्रिस्टियाना मारपूर से। अरे साहब, ये वो खानदान है जो कि बिल्कुल अमेरिका के ताबे था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम रुक ही नहीं सकते, हमारी पब्लिक ओपिनियन चारों तरफ पलट देगी अगर। तो ये एक नई चीज है कि ये जो अगर आप बमबारी करते रहे और ये तस्वीरें जो जा रही हैं तो उससे पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा उसमें एक इश्तियाल पैदा हो रहा है। नंबर एक, आप उसको रोकें तो आपकी मुश्किल ये है कि लीजिए, हमने तो कहा था कि हमें जब सब मिल जाएंगे हॉस्टेजेस तब हम करेंगे, तो आप 2 नॉच नीचे आ गए। दोनों तरफ से आपके लिए एक मुसीबत है, और अगर आप करते रहे तो पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ जा ही रही है सारी दुनिया में, यानी जो विलायत में और अमेरिका में हर जगह जो, अरे साहब, अमेरिका का जहाज रोक दिया वहां पे कैलिफोर्निया में ओकलैंड में, वो जहाज जो कि असलहे, अमेरिकी जहाज असलहे लेके आ रहा था इजराइल के लिए, लोग चढ़ गए कि नहीं, हम इसको नहीं जाने देंगे। तो इस तरह तमाम जगह एक एटमॉस्फेयर, बमबारी होती रही तो ये बढ़ेगा। बमबारी आपने रोकी तो ये हुआ कि आपने तो कहा था कि हर एक पहले हॉस्टेज वापस आ जाए तो हम रोकेंगे, आप तो रुक गए। अच्छा, उसके बाद नसरल्ला ने कोई वादा नहीं किया है कि यहां पे अगर आप रुक गए तो फिर उसने एक बात कही है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। क्या अगर जंग आपने यहां रोक दी तो वो ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं होंगे? ऐसा कोई वादा नहीं है। तो और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाल्लाह हम जल्द गाजा की आजादी पर फिर मिलेंगे आपसे। हाँ, ये भी बात कही है, ये भी बात ये है। अच्छा, बिल्कुल क्लोजिंग में मालूम करना चाह रहा हूं, अभी जंग जब शुरू हुई थी, जो बाइडन आए थे, इजराइल आए थे, उन्हें जॉर्डन भी जाना था, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीनी लीडरों से वहां मिलना था, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब अम्मान में उनका फॉरेन मिनिस्टर आकर के अरब मुल्कों से जो मिला, वो इज्जत बचाने वाला क्या मामला है? क्या जिसके प्रेसिडेंट को मिलने से इनकार कर दिया जाए, उसका फॉरेन मिनिस्टर आकर के गिड़गिड़ाए या मिले या कोई कंसेशन चाहे या कोई खिदमत चाहे, वो क्या कुछ हो सकता है? पीस, आप वो टर्म्स आप बताइए, इन टर्म्स पे हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिए काज़मी साहब, इस वक्त बहुत सबसे ज्यादा खतरे में है अल फतेह सीसी, जो कि प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, क्योंकि जिस तरीके से हमास को मारा जा रहा है, ये सब अखवानुल मुस्लिमीन के लोग हैं और अखवान का पूरा गढ़ इजिप्ट है, और वहां पे जो मास ओपिनियन है वो जिस वक्त खड़ी हो जाएगी ये ठहर नहीं पाएंगे। और बल्कि ये खतरा किसी हद तक अर्दोगान साहब को भी है तुर्की में, क्योंकि वहां भी एक डिस्गाइज तरह की अखवान का एक रुख है, जो कि पहले रिफाह पार्टी में आया था और अब वो उसको किसी हद तक उसको उस पर नकाब डाल दी गई और ये शक्ल उसकी आई है जो कि अर्दोगान साहब कर रहे हैं। तो इसके कई पहलू हैं। अब बताइए कि हुतीज, और हुती नहीं बल्कि वहां की सरकार वो कह रही है हम इस जंग में इनके साथ हैं। अच्छा, आपने हमला कर दिया अमेरिकन बेसिस पे, 1, 2, 3 पे, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 हैं कि भाई एक तो ये क्या ये रिटेलिएट करे,
आपने तो रिटेलिएट को खास नहीं किया। तो हम ये इशारा कर रहे हैं कि देखिए आप सब यहाँ पे बहुत वल्नरेबल है। याद रखिए, ये बार बार मुबहम तरीके से हसन नसरुल्लाह की स्पीच से ये बात झलक के आ रही थी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। नतीजा ये है कि अब सीज फायर शायद नजदीक है। दूसरे बात ये कि अर्दगान और सीसी खतरे में हैं। अगर ये जंग जारी रही तो वो जो 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 नहीं, लेकिन सीसी यकीनन यकीनन। जी 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 जी, चूंकि वहां वो अखवानुल मुस्लिमीन की सरकार को गिरा करके ही हुकूमत में आए थे और गाजा और उनका रिश्ता बहुत नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।